स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि होगा शिक्षा मनोविज्ञान से, शिक्षण अभिरुचि व अभिक्षमता से। तो जरूर दोस्तों वीडियो के अंत तक देखिएगा और आप भी आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। ऑप्शन देखिए, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। बताइए दोस्तों, जो पाठ्यचर्या है या करिकुलम है दोस्तों, ये किसके ओर संकेत करती है? सही उत्तर आप भी बताइएगा, सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। आपका एग्ज़ाम कल है दोस्तों, ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए और एक बार आप इसे ही आपका जो है प्रश्न समझिए कल के एग्ज़ाम का और आंसर लगाइए क्या रहने वाला है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? करिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या होता है और पाठ्यचर्या में आपके जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वो भी सम्मिलित होता है और साथ ही खेल कूद जितने भी कार्यक्रम हैं वो पाठ्यचर्या में सम्मिलित होते हैं। जैसे आप सिलेबस होता है आपका, तो सिलेबस से बड़ा होता है करिकुलम। आपका सिलेबस किसी विषय पर आधारित होता है दोस्तों, जैसे विज्ञान के सिलेबस अलग हैं, सामाजिक विज्ञान का अलग है। उसी प्रकार से पूरा विद्यालय का अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो करिकुलम कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो ये आधारित है दोस्तों ऑप्शन तीसरा, मतलब तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो कक्षा 1 से 5 है या 8वीं तक है दोस्तों, इसमें जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो विकास, डेवलपमेंट एवं ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सामाजिक विज्ञान का अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक है जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसका वीडियो अपलोड है दोस्तों। हमने बार बार हर वीडियो में रिक्वेस्ट किया है कि आप उन्हें जाकर पढ़ लीजिए। एक है दोस्तों संविधान, दूसरा है अर्थव्यवस्था। तो इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दूँगा दोस्तों, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट आ रहा था रीजनिंग का दोस्तों, तो रीजनिंग भी हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड है दोस्तों, पूरा टॉपिक वाइज, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, चाहे घन से संबंधित हो, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, विषम को चुनने वाला हो, तो सभी आपके लिए उपलब्ध है उसमें। तो आप एक बार जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 20 नंबर का आएगा दोस्तों रीजनिंग। हालांकि आप रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आगे के क्वेश्चन को गलती ना करें। अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे तुरंत छोड़ें और समय का ध्यान रखते हुए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो नहीं बन रहा है उसे छोड़कर आगे सीधा निकल जाइएगा। माइनस मार्किंग नहीं है तो टिक लगा दीजिएगा किसी को भी दोस्तों, आपके थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कर, लेकिन छोड़ना नहीं है कि बाद में टिक लगाएंगे, उसमें दिक्कत हो सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसका भी आंसर बताइए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है दोस्तों? सीखने का सादृश्यता के नियम से, सीखने का प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या सीखने का तत्परता नियम से? देखिए, एक बच्चा अतीत में मतलब भूतकाल में समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर ही स्थिति नई स्थिति के अनुसार जो है प्रतिक्रिया करता है। मतलब जो भूतकाल में प्रतिक्रिया अपनाई गई थी वही वर्तमान स्थिति में भी करता है। तो यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यह संबंधित है सीखने के प्रभाव नियम से, क्योंकि प्रभाव जो है पड़ जाता है दोस्तों। अगर आपने भी कोई मतलब पिछले कुछ कार्य ऐसे किए होंगे जिसे आप आसानी से सरल तरीके से किसी विधि से हल किए हैं, तो अगर वही समस्या आपके वर्तमान में आती है दोस्तों, तो आप उसी विधि को याद करते हैं
कि उस समय मैंने क्या किया था और उसी विधि को नई जो समस्या है उसमें अपनाते हैं। तो ये जो नियम है दोस्तों वो प्रभाव का नियम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 2 दोस्तों। देखिए चौथा प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है या व्यवहार संबंधी विकार है? कल ही कराया है दोस्तों हमने। तो देखिए डिसलेक्सिया दोस्तों ये पठन विकार है जिसमें शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न ध्यान से देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ये भी कराया हुआ है। तो देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली है, जितने भी हैं, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन जो पहला है वो सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए पहला है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या चौथा है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए असेसमेंट को किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। देख लीजिएगा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक मतलब शिक्षा के साथ अन्य मतलब खेल विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना जो है सम्मिलित होता है। सातवां प्रश्न देखिए, खाली स्थान के प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। खाली स्थान जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ये हमने कराया हुआ है दोस्तों। दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली जो है बालक या बालिकाओं के लिए विशेषता नहीं है। सृजनात्मक विचार अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा है, वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की विशेषता होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। पियाजे, पावलाव, कोहलबर्ग, स्किनर। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक जो है जीन पियाजे ने कहा है, और वही जो है बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं किसी भी चीज़ में, और किसी भी चीज़ मतलब समझ का सक्रिय सृजन करते हैं समझ का। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन पियाजे ने दिया है। तो पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कितनी अवस्थाएं दोस्तों पियाजे का बताइएगा कमेंट में। 9वां प्रश्न देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन 4 दोस्तों, क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह घर की अपेक्षा विद्यालय में ज़्यादा बातचीत करती है। 10वां प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका आंसर? देखिए विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों के हम समझ को किस में जान सकेंगे दोस्तों? उनके व्यवहार को समझने को, तो शिक्षा मनोविज्ञान में। तो चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप जरूर इसे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा सभी का, आपने कितना सही किया। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है दोस्तों, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों अभिप्रेरणा मतलब वही है सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो कब सीखना समृद्ध होगा? तो देखिए सीखना समृद्ध तभी होगा जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो देखिए ऑप्शन पहला ही इसका दोस्तों सही है, और एनसीएफ 2005 ने भी यही कहा है।
13 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनधिगम। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए सही उत्तर है पहला, विशेषता नहीं है दोस्तों सीखने की, तो केवल शैक्षिक संस्थान ही विद्या प्रदान करती है या सिखाती है, ये गलत है दोस्तों। जो बालक या बालिकाएं होती है, कोई भी मनुष्य है, वो सभी क्षेत्रों से सीखता है, तो ये कथन गलत है, तो गलत ही पूछा है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो देखिए पहले कराया हुआ है हमने दोस्तों, तीसरा इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतः मानक भाषा में पढ़ाने में क्षमता। अंततः 15 का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? प्राथमिक स्तर का शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए इन चारों ऑप्शन में? तो देखिए सबसे इसका अच्छा उत्तर है दोस्तों, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता दोस्तों। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए जिन प्याजे से संबंधित प्रश्न है, बताइए बच्चा तर्क करना प्रारंभ कब कर देता है वस्तु एवं घटनाओं के प्रति? तो देखिए वो कर लेता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों जिन प्याजे की, कौन कौन से कमेंट में जरूर बताइएगा। 17वां प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर आमने सामने अपने आप पढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, यह चौथा है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 18वां प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? किसने बढ़ावा दिया दोस्तों? तो देखिए गेस्टाल्टवादी ने, गेस्टाल्ट जो सिद्धांतवादी है, उन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बौद्धिक विकास की दोस्तों किनके द्वारा? तो देखिए 4 अवस्थाओं की जो है बात की गई है और पहचान की गई है पियाजे द्वारा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सही इसका जवाब है दोस्तों किशोरावस्था, बिल्कुल सक्रिय सदस्य हो जाते हैं अपने समूह के, तो पहला किशोरावस्था रहेगा। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। क्या भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों? तो देखिए अग्रोन्मुखी, याद रखिएगा ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब डेवलपमेंट। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध, निरंतरता, एकीकरण, अंतःक्रिया। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निरंतरता, ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर? सभागार। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ से समझा जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है दोस्तों? ऑप्शन देखिए कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला ही रहेगा, रटने आ गए यहाँ पर, तो ये बुद्धिमान बच्चे की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखते हैं। प्रवाहपूर्ण में उचित तरीके से संप्रेषण क्षमता, अमूर्त रूप से सोचता है, बिल्कुल सही। नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, तो तीनों तो सही है। इनकी विशेषता है बुद्धिमान बच्चे की। ये जो पहला है वो नहीं है, रटने की क्षमता रखता है, ये गलत है। 25 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो देखिए अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अब देखिए दोस्तों, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और बार बार कोई विद्यार्थी जो है या सभी विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब अपना जिज्ञासा शांत कर रहे हैं प्रश्न पूछकर, तो ये अभिप्रेरित शिक्षण का जो है या शिक्षण का ही एक रूप है दोस्तों। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यह जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, बल्कि सामाजिक अनुमोदन, सहारा लेना की आवश्यकता ये है। संवेगात्मक सुरक्षा ये सही है। संगति की आवश्यकता ये सही है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना ये जो है गलत है, संबंध नहीं है, तो थर्ड ही सही उत्तर हो जाएगा। मन का मानचित्रण संबंधित है समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सही क्या रहेगा? तो सही रहेगा दोस्तों मन का मानचित्रण यही है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। चौथा जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगे और चमकदार सहायक सामग्री, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। बताइए दोस्तों 28 का क्या रहेगा आंसर? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब विशेष जो बालक होते हैं प्राथमिक स्तर पर जो है उनकी अक्षमता के जो अनुरूप है, जिसमें सभी बालक में जो अक्षमताएं हैं वो अलग अलग होती है, तो उन सब के अनुरूप ही आप उन्हें शिक्षण पद्धति प्रदान करेंगे या प्रयोग करेंगे। पहला सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? देखिए दोस्तों अमूर्त चिंतन बोल रहा है इसमें ना, अमूर्त। तो देखिए हमें पता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो चौथा अवस्था है लास्ट 11 से ऊपर होता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरा अवस्था है। संविधि पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष ये पहला है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष है। देखिए इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं इसको दोस्तों, समझ लीजिएगा। संविधि पेशी अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जो है कुछ क्रियाएं करता है, जैसे मुंह में अपनी उंगली को लेकर चूसने लगता है दोस्तों, ये पहला है। जिसमें वो किसी भी वस्तु को पकड़ता है उसे मुंह में डालता है, संविधि पेशी अवस्था में। ये जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसे जोड़ घटाव भाग आ जाता है दोस्तों इतना में, लेकिन वो उसके नियम को समझ नहीं पाता ऐसा क्यों होता है। तो यह हो गया औपचारिक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस स्थूल अवस्था। तो इसमें वो किसी भी वस्तु को देखकर जो है चिंतन करता है, तर्क देता है, तो यह है मूर्त अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसी वस्तु को देखकर अमूर्त चिंतन करता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम समझे, मूर्त अवस्था में वो कौवे को देखकर बोलेगा कि कौवा काला है दोस्तों, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वो कौवा काला है तो क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका अमूर्त चिंतन करेगा, तो इसमें आएगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? बताइए कौन सा जो है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सही उत्तर है इसका प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना दोस्तों, ये जो है सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है।
पोषण मतलब दोस्तों बढ़ावा देना है ना, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरा है दोस्तों अवसर प्रदान करना, तो दूसरा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी। आपके एग्जाम में दोस्तों चारों ऑप्शन भी बेहतर दिया जा सकता है। अच्छा, आपको इन चारों में से सबसे अच्छा जो है ऑप्शन को चुनना है कि सभी 3 ऑप्शन उसी के अंतर आ जाए, उस प्रकार के ऑप्शन को आपको चुनकर सही उत्तर को चयन करना है। ध्यान रखिएगा, शिक्षण अभिरुचि अभिक्षमता में नया प्रश्न भी बनाया जा सकता है दोस्तों घुमाकर, तो आपको ऑप्शन को देखकर ही सही उत्तर का चयन कर लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।